हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय शर्मा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल संसार भारती में। तो दोस्तों, अभी मैं पटोरी के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में हूँ, जहाँ पे शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी दिया जाता है। और ऐसा संस्कार शायद ही विद्यालय में, शायद ही अलग विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ की आज भी बच्चों में आप देख सकते हैं बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों का यूनिफॉर्म, बच्चे का साफ सफाई, ये शायद के स्कूल में देखा जा सकता है। लेकिन आज जो समारोह का आयोजन किया गया था वो श्रीनिवास रामानुजन, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, जो कि एक गणितज्ञ थे, जिनको पूरे दुनिया ने लोहा माना, जिनके बहुत सारे पैटर्न हैं। तो उनके जयंती पर आज जो है सो मुख्य अतिथि के रूप में जो इसी विद्यालय के छात्र हुआ करते थे, जो कि बिहार के लिए कांस्य पदक विजेता रहे, उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। अब क्यों कैसे यह आयोजन किया गया, सबसे पहले हम जानेंगे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अरुण मंडल जी से दो शब्द पूछते हैं। तो आइए सर। आज आयोजन आपने किया है बच्चों के लिए, गार्जियन के लिए, तो इस आयोजन का क्या मोटिव है सर, सो हम जानना चाहते हैं। विद्यालय जब भी किसी कार्यक्रम को अरेंज करती है तो किसी न किसी उद्देश्य के साथ वो अरेंज करती है। आज का जो दिवस है वह महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन के जयंती के अवसर पर आयोजित है। हमारे भैया बहन, जो विद्या भारती का उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, ये हमारे विषय हैं। और हम जो बच्चों को गणित पढ़ाते हैं तो एक तरफ उसको थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। बच्चे गणित से सहमे रहते हैं, ऐसा सब लोगों का मानना है। लेकिन जब हम इस प्रयोग को यहाँ पर बच्चों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, इस मेला को आयोजित करने का प्रयास किया है, तो गणित के प्रति जो बच्चों में एक प्रकार का भय बना रहता है, वह जब प्रैक्टिकल के माध्यम से विभिन्न ज्योमेट्रिकल शेप को जब यहाँ पर उतारने का प्रयास करता है, जो वह किताब में पढ़ता है थ्योरी के माध्यम से, उसको लगता है कि यह तो एक खेल है। जी जी जी, तो यानी गणित एक खेल के रूप में बच्चों के बीच में आ जाए, प्रवेश कर जाए, उसके मन मस्तिष्क को छू जाए, ये इस मेला का उद्देश्य। माने प्रेशर भी नहीं पड़े और गणित भी सीख जाए। खेल ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चे कितना उत्साह के साथ इस गणित मेला में हिस्सा लिया है। और विभिन्न प्रकार के शेप को, कुछ फूड स्टॉल भी लगाए, उसमें भी किसी न किसी प्रकार का ज्यामितीय आकृति है। बच्चे उस आकृति से रूबरू होते हैं, यानी जिसको प्रैक्टिकल के रूप में करता है, उसके मन स्थिति पर, मानस पटल पर वर्षों वर्ष तक जब तक है, तब तक उसको ये घटना परिघटना याद रहेगी। गणित को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। धन्यवाद सर के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। सर ने जो आयोजन किया है कि इतना आसानी तरीके से आप बच्चे को अगर शिक्षा देख सकते हैं, तो वो सरस्वती शिशु मंदिर पटोरी के प्रांगण में ही देखने को मिलेगा। और इस तरह का आयोजन जो है सो सिर्फ सरस्वती शिशु मंदिर में ही देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। आज के युग में बच्चे लोग पढ़ करके अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने सोशल समाज को भूल जाते हैं, लेकिन ये यहाँ का पढ़ा लिखा स्टूडेंट अपने माँ बाप को भी सम्मान करते हैं, अपने सकल समाज को भी सम्मान करते हैं। थोड़ा सा दो शब्द हम यहाँ इसी विद्यालय के आचार्य जी है कुंदन सर, इनका थोड़ा दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, जिनमें इन्होंने मैथिल कवि विद्यापति जी का किरदार प्ले किया था। तो इनके लिए मैं बधाई देता हूँ, इसमें ये प्रथम पुरस्कृत भी हुए थे। सर, कैसा आज का आयोजन के बारे में सबसे बताएं, और उस मोमेंट के बारे में भी दो शब्द कहें जो आपने मैथिल कवि विद्यापति जी के बारे में। सबसे पहले संसार भारती चैनल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपने हमारे इस कार्यक्रम को कवर किया, इसके लिए मैं पुनः एक बार मन से, हृदय से, विद्यालय, संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस चैनल को। पहली बात कि मेरा जो आज का यह कार्यक्रम था, श्री रामानुजन जयंती के अवसर पर गणित मेला का जो आयोजन था, इसमें मुख्य रूप से आप जान भी गए, हमारे प्रधानाचार्य जी पूर्व में बता दिए कि गणित के प्रति जो एक बच्चों में भय रहता है कि गणित बड़ा कठिन विषय है, हम सीख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो मेरा इस तरह के आयोजन का, इस विद्यालय के आयोजन का यही उद्देश्य होता है कि गणित कठिन नहीं, गणित टू इजी है, एकदम सरल है। और कैसे हम खेल खेल में
हम कैसे बच्चों में गणित के प्रति रुचि जगा सके, इसका पहला उद्देश्य था जो इस मेला का। दूसरा, जो आप देखे होंगे कि बच्चों में हम कैसे प्रतिभा को निखार सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या है, आगे चलकर गणित के माध्यम से क्या किया जा सकता है। तो आप देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो मॉडल थे, उन्होंने बेहतर सिटी का निर्माण किया, पुल का निर्माण किया, मंदिर का निर्माण किया। तो गणित का उद्देश्य क्या है, पढ़ करके क्या करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जिसको ये छोटे छोटे बच्चों ने अभी ही एक मॉडल दे दिया कि मैं बना सकता हूं, बनवा सकता हूं। तो ये मुख्य उद्देश्य था जिसको आपने देखा है। उधर फूड स्टॉल में आप देखे होंगे कि बच्चों अगर पढ़ लिख करके अगर नहीं कुछ तो अपना बेहतर गणितीय ज्ञान का प्रयोग व्यवसाय में कैसे किया जाए, हम व्यवसाय को कैसे करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, यह उद्देश्य होता है। और विद्या भारती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संपूर्ण भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है। इस विद्यालय का एक ही उद्देश्य है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, बच्चों में सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस पर हम लोग नजर रखते हैं, न कि केवल किताबी ज्ञान हो। अब दूसरा जो आपका वो एक हम लोगों का जो यह भी कार्यक्रम पूरे जितने भी विद्यालय हैं वो सभी विद्यालयों का होता रहता है विभाग स्तर पर। विभाग में 2, 3, 4 जिला तक होते हैं, जिसमें बेगूसराय विभाग में 3 जिला, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय, 3 जिला के वहाँ आचार्य रुसला में एकत्रित हुए थे और रंगमंचीय कार्यक्रम में सभी विद्यालयों को पार्टिसिपेट करना था। संयोग से अपना जो भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पटोरी का जब आया नंबर कि यहाँ के विद्यालय को भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देना है, तो हमारे जो वरिष्ठ आचार्य जी राकेशाचार्य जी हैं, उनके द्वारा एक मन में आया कि हम लोग विद्यापति जी जो अपने उनके जो एक कह सकते हैं कि भक्त ही थे विद्यापति जी भगवान शंकर के, लेकिन उगना के रूप में वह कुछ दिन तक उनके पास रहे थे। उन दोनों लोगों के बीच में यह तालमेल था कि मेरे बारे में आपको किसी को नहीं बताना कि मैं साक्षात शंकर हूँ, और यही दृश्य को वहां हम एक रंगमंचीय माध्यम से, गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें हम लोगों का विद्यालय प्रथम स्थान आया और आपने उसको देखा। इसके लिए भी हम संसार भारती को कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने तरह तरह के कार्यक्रम को, विद्यालय के कार्यक्रम को कवर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाया जाए सभी मेरे चैनल को। और दोस्तों, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और यदि आपने फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो और शेयर करना नहीं भूले। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसी विद्यालय के आचार्य महोदय श्री राजकिशोर आठ सर से, जिन्होंने संगीत में भी इनकी महारत हासिल है और बच्चे को संस्कृत की शिक्षा, ये अपने खुद में संस्कृत विद भी है। तो सर, आज के आयोजन के बारे में पहले तो पूछना चाहेंगे कि आज के आयोजन का जो है मोटिव आपके तरफ से माने कैसा रहा आयोजन, कैसे इस आयोजन का मतलब क्या था, और बच्चों में शिक्षा कितना जरूरी है, शिक्षा या संगीत की शिक्षा कितना जरूरी है, वो उसके बारे में भी दूसरा सवाल रहेगा। तो सर प्लीज। चलिए, आप एक सांस में 2-3 सवाल किए हैं। 2-3 सवाल सर कर दिए। मैं आपको सबसे पहला सवाल कि आज के इस कार्यक्रम की महत्ता। जी सर। हम जो विषय है उसको धरातल पर लाने की कोशिश करते हैं। बहुत खूब शिक्षक हैं। जी सर। हम लोगों का है कि बच्चे को थ्योरी पढ़ने में, बंद कमरे में पढ़ने में, और जो उसका विकास होता है उससे कहीं ज्यादा विकास तब होता है जब उसको प्रैक्टिकली हम धरातल पर विषय को उतार देते हैं। राइट सर, राइट। तो यह रामानुजन जयंती के अवसर पर यह एक बहाना है, जयंती के रूप में हम इसको लेते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि हम अपने बच्चों में हम एक संदेश दें कि कोई विषय भारी नहीं है, उसका प्रतिपादन हम कैसे करें। तो इसको हम व्यवहारिक रूप में लाने के लिए हम इस तरह तरह के मॉडल, गणितीय शेप्स से मॉडल बनवाते हैं। और जब बच्चा बनाता है तो कोई भी डिफिनेशन याद करने में उसको बहुत समय लगता है, याद भी नहीं होता है, लेकिन जब उस डिफिनेशन के आधार पर जब वह प्रैक्टिकली बनाता है, कुछ शेप बनाया, ट्रायंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, क्यूब बनाया, क्यूबॉइड बनाया,
तो बनाने में जो वो वक्त देता है, वह वक्त वह उसको इतना कंसंट्रेट कर देता है कि गणित के वे सारे जटिल थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकली उसके सामने आ जाते हैं, उसके मानस पटल पर से हटते नहीं है। बस मूल रूप से मनोरंजक बनाने के लिए विषय को यह विज्ञान मेला और विषय को धरातल पर लाने के लिए हम लोग विज्ञान मेला का आयोजन करते हैं। इसका हम लोग को रिजल्ट बेहतरीन मिला है। बहुत सर। और फिर दूसरा सवाल आपका संगीत के क्षेत्र में सर, मतलब ऐसा सुनने में आया है कि अभी तो कुछ दिन पहले एक अमरजीत जयकर लड़का जो वायरल हुआ था एक गाना गा के, जिनको सर ने ही सिखाया था संगीत, ये मुझे सुनने में आया था। तो सर संगीत का बच्चों में और अमरजीत जयकर जी का भी जब सवाल आ गया है तो थोड़ा सा कोरिलेशन के बारे में जानना चाहेंगे सर कि संगीत कितना मायने रखता है विद्यार्थियों में और इसको क्यों सीखना जरूरी है। देखिए, इस इलाके में जो भी संगीत से रुचि रखने वाले हैं लोग किसी न किसी रूप में एक बार हमको टच करते हैं। उसका कारण है, मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन मेरा जीवन संगीतमय है। लगभग 32 वर्षों से हम इस विद्यालय में कार्यरत हैं और 32 वर्षों से हम भिन्न भिन्न विषय पढ़ाने के बावजूद भी संगीत प्रमुख रहा है मेरा, वो हॉबी है मेरा। तो इस नाते लोग हमसे मिले। लेकिन अनुमंडल स्तरीय जब भी संगीतविद की बात आती है तो राजकिशोर सर का नाम पहले आता है, जो हमें सुनने को मिलता है। तो सर बीच में इंटरप्ट कर दिए थे थोड़ा सा। कोई बात नहीं। तो यह जो है सो हमारा अपना उसके प्रति जो शौक है, हॉबी है, उसका परिणाम है। और संगीत के बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही बताएंगे कि मनोरंजन का सबसे श्रेष्ठ साधन संगीत माना जाता है। और हम किसी विषय का प्रतिपादन अगर संगीत को साथ में करके करते हैं, जैसे कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम शिक्षा सीधे नहीं देते हैं, शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। संस्कार का विवेचन संगीत से होता है। तो संगीत में कर देने के बाद भी जो विषय है, जो बातें हैं, वो हृदयांगन आसानी से होता है और मनोरंजक ढंग से होता है। और संसार का कोई भी कार्य अगर हम मनोरंजक ढंग से करते हैं, वो मेरा हॉबी बन जाता है, तो हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। संगीत का यही बड़ा योगदान और महत्व है हमारे जीवन में भी और सबके जीवन में भी। तो सर का सिखाया हुआ संगीत आपने उस लड़के को देखा होगा, सोनू सूद के साथ में कई एक फोटो शेयर किया हुआ है, वो सर का ही सिखाया हुआ है। तो इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हम एक और नाम लेना चाहेंगे। जी सर। एक अमरजीत जयकर हुआ जी सर, और एक डायरेक्ट शिशु मंदिर इसी विद्यालय का हमारा छात्र रहा था हिमांशु, जो नगर का है। जी। वह भी काफी ऊंचाई को प्राप्त किया है। जी। हम लोगों का नाम रोशन किया है। जी। और लगता है कि अपने शिक्षक जीवन में हम लोग अब सार्थकता हमको दिखाई पड़ रहा है। आज बिल्कुल सर। तो जो मेरा बच्चा था, जिसको हम डांटते थे, मारते थे, स्नेह प्रेम प्यार देते थे, आज उसको जब घोष बजा करके स्वागत करके मंच पे ला के हम शिक्षक जब उसका सम्मान किए, तो लगा कि शायद हम लोगों का यही उद्देश्य रहा है रहेगा और उसकी पूर्ति भी हो गई, उसकी सार्थकता भी हो गई है। चलिए, सर को ढेरों बधाई देते हैं कि इनका दो स्टूडेंट, जो एक हिमांशु यादव है, उन्होंने भी एक प्रतियोगिता जो नेशनल स्तर पर हुआ था वो भी जीत चुके हैं। और ये दोनों जो है सो सर से सीखे थे संगीत विद को। तो कहीं ना कहीं जो है सो आप देख सकते हैं कि सर यहाँ है और इनका स्टूडेंट जो है सो कहीं मुंबई से कहीं दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त करके लाते हैं। ये क्षण जो होता है बहुत गर्व का क्षण होता है, ये शायद बहुत कम देखने को मिलेगा। आइए आगे चल के बात करते हैं। हमारे सत्यम सर है, इसी विद्यालय के आचार्य है। सर, आप आज का जो आयोजन हुआ, मुख्य अतिथि थे, उनका नाम था राहुल जी। बताया गया कि इसी विद्यालय के छात्र थे और बिहार के लिए बिहार को प्रेजेंट करते हुए उड़ीसा में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक लेके आए। तो आज के आयोजन और उस विद्यार्थी के बारे में थोड़ा सा दो शब्द। स्पेशली राहुल कुमार के बात में बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पूर्व छात्र हुआ करते थे। जी सर। 2020 में उन्होंने यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास की और इसके पूर्व जो है कई बार उन्होंने जो है अखिल भारतीय स्तर यानी विद्या भारती के द्वारा जो खेलों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न स्तरों पर होता है, प्रांत स्तर पर होता है, क्षेत्र स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो इसके पूर्व भी जो है भैया राहुल कुमार ने जो है प्रांत स्तर पर कई सारे मेडल जीते, क्षेत्र स्तर पर झारखंड में लोहरदगा में, बहुत जगह बिहार में भी, बहुत जगह किशनगंज में बहुत सारे खेलों का आयोजन हुआ जिनमें जो है उन्होंने बहुत सारे मेडल प्राप्त किए।
और गौरव की पल जब आज ही आईसीसी मतलब इसी वर्ष आया है, जब उड़ीसा में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में जो है अंडर 20 में जो है उसने 4x400 रिले दौड़ होता है, जिसमें 4 प्रतिभागी होते हैं और चारों को 400 मीटर दौड़ना होता है। तो उसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। आपको मैं बता दूं कि बिहार में लगभग 10 सालों से कोई भी मेडल बिहार का प्राप्त नहीं हो पाया, प्राप्त हुआ, लेकिन राहुल भैया और उनके साथियों ने जो है अपना कठिन परिश्रम लगातार करते रहा और इसका परिणाम है कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया और पूरे बिहार का नाम रोशन किया। और सौभाग्य ये है कि वो इसी विद्यालय के छात्र भी रहे। और मैं गर्व की बात यह है, हमारे लिए गर्व की बात यह है कि मैं उसको कई बार खिलाने के लिए यहाँ से ले गया हूँ और हमारे संरक्षण में ही वो कई बार मेडल जीत करके आया है। तो सर के लिए जब वो राहुल यहाँ पे आया था, मैं उसे रिसीव करने भी गया था, हमारे साथ प्रहलाद भी गए थे रिसीव करने के लिए। तो जब मैं उसे रिसीव करने गया तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया। और आज भी देख सकते हैं किस तरह राहुल कुमार जब विद्यालय के प्रांगण में आया तो हमें भी गौरव की अनुभूति हुई। जिस छात्र को मैंने कई बिल्कुल सर था वो पुनः हमारे विद्यालय में एक चीफ गेस्ट के बहुत गौरवान्वित पल है सर। बहुत ही मतलब गौरव का क्षण है और हमारा सीना जो है उससे चौड़ा हो जाए। क्या बात है सर के लिए एक बार जोरदार ताली। सर कुछ बोलना चाह रहे थे आप एक बार और? हाँ, राहुल हम लोगों के साथ जब यहाँ पढ़ता था उसी समय से उसमें एक हॉबी जैसा था एथलेटिक्स का, जुनून, जिसको हम लोग जुनून कहते हैं। हाँ, उसमें जुनून था जी। और उस जुनून को आज उसने सार्थक करके दिखाया है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो ओलंपिक तक पहुंचे जाए, तो हम लोगों को बहुत गर्व होता है। आप लोगों का आशीर्वाद कहता है कि गुरु का आशीर्वाद जो है सो कटता नहीं, तो इसीलिए हमें लगता है कि बहुत जल्द ही जो है सो मेडल प्राप्त करके फिर सब लोग से आशीष लेने के लिए अगली बार जरूर चीफ गेस्ट में बन करके आएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और अब एक और आचार्य सर है जिनका नाम तो मैं नहीं जानता, उन्हीं से पूछ लेता हूं कि सर अपना परिचय दीजिए। मेरा संतोष कुमार नाम हुआ जी सर। और इसमें मैं निवासी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। जी सर। जी सर। मुझे बहुत सौभाग्य मिला है जो ऐसे विद्यालय में मुझे कार्यरत काम करने का मौका मिला। और मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं महसूस होता है कि मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ और मैं कहीं अपने परिवार से हटकर काम करता हूँ। बहुत मुझे अच्छा प्रेम स्नेह मिल रहा है इस विद्यालय में। और सबसे बड़ी बात यह है, पिछले कई वर्षों से मैंने कई स्कूल में काम किया हूँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था हमें कहीं नहीं मिला। और यहाँ पे जिस तरह से बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है, और ये कुछ ही ऐसे विद्यालय है जहाँ पे मिला जाता है। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसा कार्य करने का मौका मिला हूँ। वैसे मैं संगणक का आचार्य हूँ, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। मुझे कंप्यूटर में भी अपनी दक्षता काफी ऊंचाई तक है, लेकिन मैं इस तरह का कार्यक्रम के थ्रू मैं अपने भावनाओं को थोड़ा और उजागर करता हूँ कि मुझे ऐसा ही दिन मिलता रहे और मैं अपने काम को और बच्चों को शिक्षा देता रहूं। सर मिथिला की धरती सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, मिथिला की धरती कहा जाता है, लेकिन जैसे आप सीतामढ़ी से हैं, बहुत सारे लोग यहीं से हैं, लेकिन आप और जगह भी स्कूल का विधि व्यवस्था देखे होंगे। जो ये सरस्वती शिशु मंदिर की विधि व्यवस्था है, यहाँ जो सुयोग्य माने आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, जितने सुयोग्य हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में? और कहीं देखने को ऐसा संयोग, जैसे सर हुए संगीतविद हुए, ये मुकुंदन सर हुए, अरुण मंडल सर हुए, जो इतने विशेषज्ञ लोग हैं, ऐसा संयोग और कहीं देखने को आपको सर मिला है? या मैंने तो कई अफिलिएटेड स्कूल में काम किया हूँ, पहले सीबीएसई स्कूल में, लेकिन मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना विध है। जैसे संगीत में राजकिशोराचार्य जी है, और जैसे मैं भी अपने कंप्यूटर आचार्य हूँ। मुझे अपना विश्वास लगता है कि मैं जिस लेवल से बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ, ये मुझे लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह भी है कि जैसे मैंने इस स्कूल में आया हूँ, इसी साल मैंने अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में बच्चों को प्रांतीय स्तर तक ले गया हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैंने अपने हमेशा प्रयत्न करता रहता हूँ कि मैं भैया बहनों को ऐसे कंप्यूटर के क्षेत्र में ऊंचा बनाऊं कि मैं राष्ट्रीय स्तर तक जाऊं कंप्यूटर के क्षेत्र में, और उनसे हर एक कंप्यूटर के सारे विषय में उन्हें मैं दक्षता हासिल करता हूं। और यहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर का हो गया, राजकिशोराचार्य जी ये हो गए, म्यूजिक के हो गए, हमारे आचार्य जी अभी हैं
सत्यम आचार्य जी जो प्रमुख है, शारीरिक प्रमुख है, मैंने सर्व जैसे कुंदन आचार्य जी ने बोला कि सर्वांगीण विकास, वाकई में यहाँ पे सर्वांगीण विकास होता जा रहा है और मुझे ऐसे अपने विद्यालय पे बहुत ही ज्यादा गर्व है। क्या बात है, क्या बात है। सर के लिए जोरदार ताली। मौजूद है अपने मंच पर दाहिनी ओर आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सुधीर कुमार जी। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप राजकीय कृत मध्य विद्यालय भवन में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन है और गणित विषय में आपकी अभिरुचि भी है और आप कवि भी हैं। क्या भाषा संस्कार भारती के अंतर्गत उदय शंकर नृत्य उत्सव द्वारा आप सम्मानित भी हुए हैं। आज हमारे इस मंच पर विराजमान है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ठीक उनके बाईं ओर आप हैं श्रीमान अबू बकर साहब। आप उत्क्रमित मध्य विद्यालय पातेपुर में हिंदी का अध्यापन करते हैं 11वीं और 12वीं कक्षा में, लेकिन आज आपका इस मंच पर आगमन हुआ, हमारे बीच मौजूद है। उद्देश्य यह है कि हिंदी और गणित दोनों का एक अनूठा तालमेल है। इसी उद्देश्य से आप हमारे यहाँ मंच पर विराजमान हैं। दोनों के बीच में कैसा संबंध है, दोनों विषय के बीच में, हम सभी इस बात को जान पाएंगे। उधर न्यूज करके आप ही चला रहे हैं? नहीं, मेरा संसार भारती। ठीक उनके बगल में बाईं ओर कहने में बड़ा गर्व की अनुभूति होती है। आप हैं अपने विद्यालय के पूर्व छात्र श्री राहुल कुमार जी। आप अपने विद्यालय से 2020 में पास आउट हुए हैं। विद्या भारती के द्वारा आयोजित खेल में आपने 2 बार भाग लिया है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने मेडल हासिल किया है। इस वर्ष उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 4x400 मीटर के रिले दौड़ में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आज आप हमारे मंच पर मौजूद हैं। पूरा विद्यालय परिवार आह्लादित है आपको अपने बीच पाकर। सचमुच में एक किसान को अपने लहलहाते फसल को देखकर जो गौरव की अनुभूति और हर्ष की अनुभूति होती है, आज पूरे विद्यालय परिवार को अपने बीच आपको पाकर उसी प्रकार की अनुभूति हो रही है। जितने भी आचार्य जी हैं, प्रधानाचार्य हैं, पूरा विद्यालय परिवार आपको पाकर बहुत आह्लादित है। मैं कह सकता हूं कि हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जब भावनाएं प्रबल होती है तो शब्द साथ छोड़ देता है। ये विशेषता होती है। बहुत कुछ मैं आपके बारे में कहूं, लेकिन कहने में हमारी वाणी हो सकता है कि शायद लड़खड़ा जाए, इसीलिए आपका बस इतना ही परिचय है। और उनके बगल में बाईं ओर, इस संसार में किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती माँ के बिना, तो आपकी माँ इस मंच पर इस पावन वेला में उपस्थित है। मातृदेवो भव, ये हमारे धर्म ग्रंथों में चर्चा की गई है। यानी सबसे पहले माँ पूजनीय है, वंदनीय है दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए। और आपको अपने पुत्र को पाकर जो आपके अंदर प्रसन्नता होती होगी, मेरे पास कहने को वैसा कोई शब्द नहीं है। आप माँ हैं, शब्दों की वैसी सामर्थ्य कहाँ है कि माँ के बारे में बखान कर सके। शब्द और वाक्य छोटे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि माँ इतनी गरिमा में होता है किसी व्यक्ति के जीवन में कि उसकी चर्चा करना शायद सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात को भी अगर न कहा जाए, बहुत कुछ है। मैं नमन करता हूं आपको और आपके इस ज्वाजल्यमान नक्षत्र के रूप में
हमारे बीच मौजूद आपके पुत्र राहुल कुमार को। ठीक उनके बीच में अपने विद्यालय प्रबंध कार्य समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमान तरुण कुमार झा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हैं और आपको पाकर भी विद्यालय आह्लादित रहता है, क्योंकि समय समय पर विद्यालय विकास के लिए आपका मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है और हमेशा आप विद्यालय में मौजूद रहते हैं जब विद्यालय को आवश्यकता होती है आपकी। हमारे बीच मौजूद है अपने विद्यालय प्रबंध कार्य के संरक्षक श्रीमान रामचंद्र चौधरी महोदय हमारे सामने मौजूद है। मैं उनका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ठीक उनके बगल में आप हैं श्रीमान अखिलेश मिश्र जी। आप पूर्व विभाग निरीक्षक हैं, इस विद्यालय के रह चुके हैं। आज आपकी गरिमा में उपस्थिति पाकर विद्यालय परिवार आह्लादित है। आपका सानिध्य, आपका प्रेम पहले जैसे विद्यालय पर बरसते रहता था। जब कभी भी मौका मिलता है विद्यालय तो आप निश्चित रूप से विद्यालय पर पधारते हैं। ये हम सबका विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप अपने दिल में विद्यालय के प्रति आज भी वही आदर का भाव रखे हुए हैं। ठीक उनके बगल में मौजूद है अपने विद्यालय परिवार प्रबंध कार्य समिति के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान अवधेश कुमार सिंह जी। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने संरक्षक महोदय के बगल में आप हैं अपने विद्यालय प्रबंध कार्य समिति की सदस्य श्रीमती संयोगिता जी। आपका भी विद्यालय पर आगमन होते रहता है, विद्यालय को मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है हमारी बहनों को। आज आप मौजूद हैं, आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ठीक उनके बगल में आप भी हैं श्रीमान भरत कुमार मंडल जी, भरत प्रसाद मंडल जी। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप भी गणित के क्षेत्र में मर्मज्ञता को हासिल किया है और अपने विद्यालय प्रबंध कार्य समिति में सदस्य के रूप में आपकी भूमिका है। आपका भी इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच मौजूद है इस विद्यालय प्रबंध कार्य समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान राजीव कुमार मिश्रा जी। आपने इस विद्यालय में विद्यालय प्रबंध कार्य समिति में सचिव के दायित्व का वर्षों तक निर्वहन किया है और आपके उस काल में भी विद्यालय का स्वर्णिम विकास हुआ है और अब भी मार्गदर्शन प्राप्त होते रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि अभी जो रेलवे का जोन है मुजफ्फरपुर ये हाजीपुर, उसमें परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में भी आप मनोनीत किए गए हैं। हमको लगता है कि यह पूरे पटोरी क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जब जिस धरती से लोग इस प्रकार के पद पर जाते हैं उस धरती को विशेष गर्व की अनुभूति होती है और विद्यालय परिवार आपसे यही अपेक्षा करता है। आप आज अपने विद्यालय में मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने बीच में आप हैं श्रीमान दयानिधि राय जी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में आप परीक्षा विभाग में थे और अपने विद्यालय प्रबंध कार्य समिति में संरक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए आज हमारे बीच आप मौजूद हैं। आपको पाकर भी विद्यालय परिवार धन्य अपने आप को मानता है, क्योंकि आपका कुशल मार्गदर्शन विद्यालय को हमेशा मिलते रहता है। ठीक उनके बगल में अपने विद्यालय प्रबंध कार्य समिति के सदस्य के रूप में गोपाल प्रसाद खटोर जी मौजूद हैं। उनका भी सानिध्य विद्यालय को प्राप्त होते रहता है। उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ठीक उनके पीछे अपने विक्रम कुमार जी विद्यालय प्रबंध कार्य समिति में अभिभावक प्रतिनिधि की भूमिका के रूप में आप अपने पदों का निर्वहन कर रहे हैं, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज हमारे बीच आप मौजूद हैं, आपका भी इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में इसके अतिरिक्त और भी प्रबुद्ध अभिभावक गण बैठे हुए हैं। मैं
नाम से परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सामने देख रहा हूं। आपके प्रति भी इस अवसर पर अगाध श्रद्धा की भावना विद्यालय परिवार का है। आपके प्रति भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, क्योंकि आपकी उपस्थिति से हमारा जो ये कार्यक्रम है अति सुशोभित हो रहा है, क्योंकि आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आप विद्यालय को सहयोग करते हैं अपने बाल्य को विद्यालय में भेजकर, और इतना ही नहीं, बाल्य को जब कभी भी विद्यालय से किसी प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, आप अपने बच्चे को उस अनुरूप विद्यालय में पहुंचाकर उस प्रकार से सहयोग करके विद्यालय परिवार के विभिन्न कार्यक्रमों में चार चांद लगाने का प्रयास करते हैं। आपका अथक प्रयास रहता है, इसीलिए विद्यालय परिवार इस अवसर पर आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। तो हमारे द्वारा परिचय का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। शेष कार्यक्रम के लिए हमारे भैया अक्षय कुमार। आज यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजम, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, जो एक गणितज्ञ थे, जिनके रूल्स जो 1729 जिन्होंने इसकी रचना की थी, आज उसी के आधार पर गणितीय विश्लेषण करते हुए बच्चों के द्वारा ढेर सारा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो आप इसे देख सकते हैं पीछे तक। मैं बारी बारी से एक एक बच्चों से बात करूंगा कि जो प्रोजेक्ट है उसमें गणितीय विश्लेषण क्या है, तो आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आयुष कुमार। तो इसमें आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें गणितीय विश्लेषण क्या है? इसमें पॉलिनोमियल्स के टाइप्स लिखे हुए हैं जी और उनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। हाँ। आपका नाम? आयुष कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? बच्चों के लिए एक बार ताली बजाइए। अब आते हैं सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं कक्षा 9वीं से हूँ। हमने चिनाब ब्रिज बनाया है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जी। इसमें गणितीय विश्लेषण क्या है, थोड़ा सा हम उसको जानना चाहते हैं। विश्लेषण यह है कि मतलब कि जो गणित में हमारे जो शेप्स हैं, उनके आधार पे मतलब कि ब्रिज को बनाया गया है। और मतलब हमारे आसपास तो मतलब सारे गणित ही है, सारे शेप्स से ही बने हुए होते हैं, और हमने ये मतलब ब्रिज बच्चों के लिए एक बार ताली बजाइए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तरह तरह के पिरामिड है, तरह तरह के इसमें कुछ लिखा हुआ है, जो कि हम नहीं जान रहे हैं, ये बच्चे ही जान रहे। बच्चे बताएंगे। आपका नाम क्या है? विद्याभूषण। क्या प्रोजेक्ट है इसमें गणितीय विश्लेषण क्या है, थोड़ा सा इसको बताएं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जो बताता है, जो एंगल जो साइड पे बताता है कि जो इस साइड पे क्या होगा, जो मैप में दिशा बताता है ना, उसके लिए इधर से होगा। और इसके बाद एक्स एक्सिस पे इधर है, वाई एक्सिस है, -x है और +y है, उसी पे बताता है। बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, सभी ने शानदार प्रोजेक्ट बनाया है। अब आते हैं यहाँ पे पिरामिड बनाया हुआ है। बच्चे आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। आपका नाम क्या हुआ? कौशिक कुमार। क्या इसमें गणितीय विश्लेषण क्या है, थोड़ा सा हमको बताइए, और थोड़ा सा लाउड बोलिए। थोड़ा सा शोर शराबा ज्यादा है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। जी हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम का मॉडल है, जिसमें दिखा रहा है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, जिसका जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और एक परपेंडिकुलर एक बेस होता है, जिसमें हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के मेजर के बराबर होता है। और ये जो थ्योरम था वो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया। लेकिन ये बात भी सही है कि उनके द्वारा दिया गया, लेकिन उससे कई साल पहले हमारे देश भारत में आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम बौद्धायन था। उस समय साइंटिस्ट ने, उस समय फिलोसोफर टाइप का बोला जाता था, वो एक बौद्धायन नाम के लोग साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में बता चुका था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह था कि उस समय प्रचार नहीं था, और प्रचार ना होने के कारण बौद्धायन का नाम अभी तक नहीं हम सुन रहे हैं, हम पाइथागोरस साइंटिस्ट का नाम सुन रहे हैं। और हमारा दिक्कत ये है कि अभी भी हम भारत में इसको पाइथागोरस थ्योरम ही बोलते हैं, बौद्धायन थ्योरम नहीं बोलते हैं। ये भारत की दिक्कत है। बच्चों के लिए शानदार ताली होना चाहिए। ये बच्चों के लिए शानदार ताली हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी है। और ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, जो बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। दोस्तों, तो मैं कहूंगा कि आपके घर में भी अगर कोई बच्चे हैं तो एकदम निर्भीक होकर के सरस्वती शिशु मंदिर में आने वाले सत्र में अपने बच्चों को एडमिशन कराइए, और बच्चों के उज्जवल भविष्य के कारण इसी में से बच्चा कोई साइंटिस्ट, कोई इसरो में जाएगा, कोई
भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर में जाएगा। तो मैं सारे के लिए कामना करता हूँ, सारे के प्रोजेक्ट अच्छे। आपका नाम क्या है बाबू? अंजलि कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9। क्लास 9 में। आपने क्या बनाया है? थोड़ा सा लाउड आवाज में बोलिए क्योंकि शोर शराबा थोड़ा ज्यादा है। हम और ये सारे आदमी का सारे मिलकर ग्रुप प्रोजेक्ट है। ओके, सारे ग्रुप को धन्यवाद है और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे आइए सर। हाँ, आपका नाम क्या है बाबू? आंचल नाम है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। आपने क्या बनाया है? थोड़ा सा लाउड आवाज में बोलिएगा प्लीज। आपने क्या बनाया है? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ज्योमेट्रिकल विलेज पालमपुर। इसके माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ गणित है, बस हम उस नजरिए से देखते नहीं है। जैसे यहाँ पे बता दें कि ये भूसकार है जिसमें भूसा रखते हैं, जो कि सिलेंडर होता है, उसका ढक्कन कोन होता है। फिर ये झोपड़ी है जो कि क्यूबॉइड का 4 वॉल्स होता है। फिर चारपाई है जो कि रेक्टेंगल होता है। ये ट्रैक्टर है जो कि क्यूबॉइड होता है, इसका चक्का सिलेंडर होता है। वहाँ पे हम खेत पे देखें तो हम सोचते हैं कि मैथमेटिक्स का कहीं यूज ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखें तो हम वो एरिया को पता कर सकते हैं कि हमारे खेत में बीज का कितना यूज होगा। मतलब कि गांव देहात में झुग्गी झोपड़ी भी बनता है, उसमें मैथमेटिक्स है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। ये है गणितीय विश्लेषण दोस्त, और ये बच्चे के लिए एक शानदार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि ये आज तक हम लोग ये नहीं जानते थे कि झुग्गी झोपड़ी में भी गणितीय विश्लेषण होता है। इस बच्ची ने कमाल कर दिखाया है। एक बार हाँ, इसका थोड़ा सा विश्लेषण बताइए। आपका नाम क्या है? सोनाली। क्या विश्लेषण है इसका बाबू? गणित, अगर हम बच्चों को गणित विषय मुश्किल लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतारते नहीं है। गणित आसान है, गणित हमारे चारों ओर है, बस उस नजरिए से देखने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने गांव का उदाहरण दिया है कि छोटे से छोटे बेसिक लेवल पे हम गणित को आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। जैसे गांव में एक छोटा सा घर का उदाहरण आप देख सकते हैं। गणित कहाँ नहीं है, जैसे एक भूसकार ही है। अब इसी को देख लीजिए, ये नीचे वाला जो है वो सिलेंडर है और ऊपर वाला कौन है, इसमें भी गणित है। अब इसका हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के पता कर सकते हैं कि इसमें भूसा कितना आटेगा। ये घर है, इसको बनाने में मैथ का यूज है, भले गांव का टाटी का ही घर है, लेकिन हर चीज में गणित का यूज है। यहाँ पे गांव है, इसके माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं कितना बीज का उपयोग होगा, तो गणित कितना पानी लगेगा, सबके माध्यम से। मतलब पेड़ पौधे में भी गणितीय विश्लेषण है, लेकिन हम लोग बिना पढ़े इसको जान नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा सीधा कहने का मतलब है कि जो गणितीय विश्लेषण है हमारे जिंदगी के माने रोम में बसा हुआ है, लेकिन हम आप उसको नहीं जानते हैं। जब आप अपने बच्चे को इसी तरह देखना चाहते हैं, इसी तरह बच्चे को भविष्य को देखना चाहते हैं, ये बच्चे कल होकर के क्या पता साइंटिस्ट बने। क्योंकि अभी आज का जो चीफ गेस्ट थे वो मिस्टर राहुल जी थे, जो कि बिहार को रिप्रेजेंट किया और एथलेटिक्स में उन्होंने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं। वो इसी विद्यालय के विद्यार्थी थे, तो बहुत ही बड़ा गर्व का फल है। और ये एक बच्ची और भी बता रही है, इसका क्या मैथमेटिशियन है। प्रोजेक्ट उसी के बारे में विश्लेषण करके हम लोग यहाँ पे हाँ, थोड़ा विश्लेषण बताइए। और हमने तो पहले इसमें इसकी उपयोगिता लिखी कि हम इसके माध्यम से दर्शाना क्या चाहते हैं, फिर एक एक करके जैसे भूसकार है तो उसके बारे में लिख के फॉर्मूला वगैरह सब कुछ इसमें बना करके बताया गया है। धन्यवाद, जोरदार ताली इन बच्ची के लिए, जोरदार ताली। और जितने भी बच्चे हैं सबके मंगल कामना करता हूँ, और सब जो है सो इसरो में, भाभा में सब साइंटिस्ट बने और इस विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। आइए सर, इधर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे मिसाइल बना रही है, इसरो का मिसाइल बनाई है। इसमें क्या गणितीय विश्लेषण है? थोड़ा सा बाबू अपना नाम बताइए। मेरा नाम रक्षा भारती है। किस क्लास में आप? क्लास 8। अच्छा, इसका थोड़ा सा हमको गणितीय विश्लेषण बताइए। हम लोग तो सुनते हैं कि खाली मिसाइल उड़ गया, ये हो गया, इसका गणितीय विश्लेषण थोड़ा सा बताइए। इसके अंदर जो ये बना हुआ है, ये शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है और ऊपर से ये कॉनिकल शेप बनाया गया है। राइट। आपका नाम? आशिका शेख। आप इसके गणितीय विश्लेषण थोड़ा सा बताइए। अगर ये कोन नहीं रहता तो ये उड़ान नहीं भर पाता, तो इसी कोन के कारण वो चांद पर। मतलब ये जो कोना है, मतलब ये जो उड़ता है
है और इसमें जो कोना है जो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं शायद उससे रिलेटेड होगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो फ्लाई नहीं करेगा, टेक ऑफ नहीं करेगा। थैंक यू। बच्ची के लिए जोरदार ताली। आपका नाम बाबू? मेरा नाम अनुष्का। ये इसमें क्या गणितीय विश्लेषण है, थोड़ा सा बताओ। हमारा जो मॉडल है वो है मतलब राजगीर का ग्लास ब्रिज। इस मॉडल को रिप्रेजेंट करने का हमारा ये था कि हम इसको प्रेजेंट कर पाए कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, जैसे कोई ब्रिज है तो ये ब्रिज हमने बनाया, तो इसमें ये मतलब ये दिखता है कि ये जो पार्ट है वो रेक्टेंगुलर है और आगे का सर्कुलर है। तो इससे पता चलता है कि जिस भी चीज का हमें कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब चाहे वो बिल्डिंग का हो, ब्रिज का हो, एनीथिंग, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल शेप्स का जरूरत है। अगर ये नहीं होता तो मतलब माइंड मैप ही नहीं बन पाता कि हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इस साइड हम लोग देख ले तो हमारे मतलब आपका कहने का मतलब मैथमेटिक्स एवरीवेयर है, चाहे वो ब्रिज हो, मिसाइल हो, चाहे हम खाना भी खाते हो, चाहे जो भी चीज करते हो, जो मैथमेटिक्स है हर जगह हमारे, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली। क्या नाम बताओ आपने? अनुष्का जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। और आगे देखते हैं यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। क्या नाम है बाबू आपका? विद्यम कुमार। इसमें क्या गणितीय विश्लेषण है, थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए, क्योंकि ये ग्राउंड है, हम लोग नहीं जानते हैं कि मैथमेटिक्स इसका विश्लेषण क्या है। आप थोड़ा सा इसका बताइए। ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ये पूरा जिसका होता है वो पूरा सर्कुलर होता है, इसका पिच जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अभी रेक्टेंगल, लेकिन इन रियल लाइफ ये होता है सिलेंड्रिकल। और ये जो बॉल है वो स्क्वायर है जिससे शॉट खेला जाता है, और इसका बैट का ग्रिप है वो है सिलेंड्रिकल, और जिसे जब शॉट खेलते हैं वो है रेक्टेंगल। और इसमें सबका लेंथ दिया हुआ है, कवर का लेंथ, मिड विकेट, पॉइंट, लेग और स्ट्रेट का जो बाउंड्री है वो 96 मीटर है। और फाइन लेग, थर्ड मैन जो सबका होता है वो सब में भी लेंथ होता है। वाह, शाबाश। इस बच्चों के लिए जो पापा ने, क्या नाम बताया आपने? विद्यम कुमार। आपका क्या नाम है बाबू? आप दोनों आदमी का प्रोजेक्ट है ये। किस क्लास में आप लोग? क्लास 8। ये आप लोगों का ये वाला प्रोजेक्ट है ना? आपका क्या नाम हुआ? इस क्लास में इसमें ये हॉस्पिटल का कुछ सेटअप लग रहा है, इसमें हॉस्पिटल का सेटअप लग रहा है, इसमें कुछ गणितीय विश्लेषण जो हम नहीं जानते बताइए। इसमें जो बिल्डिंग बनाया गया है ये क्यूबिकल है, और यहाँ पे ये पार्क ये सिलेंडर शेप का है, और सब शेप से रोड जो है ये भी रेक्टेंगुलर है। बस ये बिल्डिंग। धन्यवाद। इस बच्चों के लिए जोरदार ताली। अब आते हैं यहाँ पे दोस्तों, और सबसे बड़ी बात कि ये जितने प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ये इस बच्ची ने ओरिजिनली देखा नहीं है मिसाइल को, लेकिन हूबहू कॉपी जो है सो मिसाइल बना दिया है। अभी वहां से शुरू करेंगे, राम मंदिर से शुरू करेंगे। और ये राम मंदिर जो कि अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि राम मंदिर जो है सो हमारा बन के तैयार हो गया है अयोध्या में, लेकिन ये सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों ने, छात्राओं द्वारा ये बहुत भव्य प्रोजेक्ट बनाया गया। और इसका गणितीय विश्लेषण क्या है आइए जानते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? शिवांगी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। क्या है इसमें गणितीय विश्लेषण क्या है, थोड़ा सा बताइए। जैसे कि ये रेक्टेंगल रख के इसको क्यूबॉइड बना सकते हैं, और फिर ये ट्रायंगल हो गया, और ये फ्रस्टम हो गया, और ये सर्कल से ये फिर सब पूरा सिलेंडर है, अंदर में फिर है स्क्वायर है, क्यूबॉइड। बहुत। आप लोगों का पांचों आदमी का यही प्रोजेक्ट है। इन पांचों के लिए जोरदार ताली। आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम? आपका नाम? किस क्लास में पढ़ते हैं? आपका नाम? इन पांचों छात्राओं के लिए जोरदार ताली है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर देखा तो नहीं है, लेकिन हूबहू राम मंदिर बना दिए हैं। तो ये एक इमेजिनेशन का चीज है, ये यहाँ पे बैठे ये कल्पना करके हूबहू राम मंदिर बना दिए। इनके लिए जोरदार ताली और शानदार प्रोजेक्ट है ये। अब आगे चलते हैं, आगे इनका प्रोजेक्ट देखते हैं कि आगे ये क्या प्रोजेक्ट है, इसमें क्या मैथमेटिकल विश्लेषण है। बच्चे आपका नाम क्या हुआ? वो किस क्लास में पढ़ते हैं? इसमें गणितीय विश्लेषण क्या है, थोड़ा सा हमको डिटेल्स में बताइए। ये है क्या? पार्ट्स ऑफ सर्कल है। अच्छा। ये सेंटर है, उसका ये प्रेशर यही है। आपका नाम? दोनों आदमी का प्रोजेक्ट है। क्या है इसमें विश्लेषण, थोड़ा सा आप बताइए अपने भाषा में। पार्ट्स ऑफ सर्कल है, ये सेंटर है, और इसका डिफिनेशन यहाँ पे रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं हम लोग मैथमेटिक्स से घिरे हुए हैं, हमारे चारों ओर मैथमेटिक्स है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते। इसीलिए विद्या, शिक्षा और गुरु
ये सारे जरूरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद वो खरे ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद ये बताए। तो गुरु का स्थान जो है देवता से पहले होता है। अगर गुरु नहीं होते तो जो आज ये बच्चे जो है सो प्रोजेक्ट नहीं बना पाते। और जो बच्चे लोग इन्हें शुभकामना देते हैं, ये कल के डेट में भारत का भविष्य है और इनके मंगल कामना करते हैं। आगे चलते हैं आगे के प्रोजेक्ट में, आगे क्या क्या प्रोजेक्ट है। बाबू आपका क्या प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा इसमें क्या गणितीय विश्लेषण है के बारे में। आपका नाम क्या है, कुछ सान्या शिखर है और ये क्लास 10 स्टैंडर्ड में है ना। थोड़ा सा इसमें गणितीय विश्लेषण क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है जो कि हमारे यूपीएससी ये सब में मदद आते हैं। ये बेसिक है जो कि क्लास 10 से स्टार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा आते हैं। इन सब का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक क्लास 10 में पढ़ना है। उसके बाद ये साइन थीटा जो होता है वो टेन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के उल्टा होता है और साइन और कॉस का उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा और सेक का कोसेक होता है। धन्यवाद। इस बच्चे के लिए ताली बजाइए सारे आदमी। आपका क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम वो प्रोजेक्ट जो है सेम है या अलग है आपका प्रोजेक्ट? सेम प्रोजेक्ट है ना। और ये क्या चीज है, इसमें क्या विश्लेषण है बाबू? थोड़ा सा अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम भाग्यश्री है। किस स्कूल में है आप? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। नहीं यार, आपका वर्ग कौन सा है? कौन से स्टैंडर्ड कौन से है? 10th में। ये 10th में है और इनका क्या नाम बताया आपने? भाग्यश्री। आप इसमें बताइए इसमें क्या है। ताश के पत्ते दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें गणितीय विश्लेषण क्या है? ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का डिस्कशन है यहाँ पे, जिसमें कि जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आने का कितना चांस होता है वो बताया गया। जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तब उसमें हेड और टेल आने का कितना चांस है वो बताया गया है। और प्लेइंग कार्ड्स में हम जब हम प्लेइंग कार्ड्स में कोई एक कार्ड निकालेंगे तो उसमें जैक या क्वीन या किंग, जिसको हम लोग बादशाह बेगम गुलाम कहते हैं, वो सब आने का प्रोबेबिलिटी बताया गया है। तो धन्यवाद इस बच्चे का भी, और इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी और सारा प्रोजेक्ट नीचे दिया गया है। मैं अभी आपको नीचे लेके चलूंगा और इन बच्ची के लिए। इससे पहले मैं एक जो आचार्य है सर अपना परिचय दीजिए। और बच्चों में ये बहुत सारा मैंने उत्साह देखा, ये बच्चों के लिए और आने वाले जो भविष्य है उसके लिए 2 शब्द क्या है सर? देखिए, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप घर पर बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं तो वो किसी का भी सहायता ले सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। यानी प्रोजेक्ट का मेन विश्लेषण होना चाहिए कि बच्चे स्कूल में रह करके और प्रोजेक्ट का निर्माण करें और आचार्य उसमें उसकी मदद करे। और जो इससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट में बाजार से सामग्री ले आए और सारा चीज प्रोजेक्ट से कर लिए, ये प्रोजेक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सारे नॉलेज जो होता है वो इंटरनेट से उठा के डाल देते हैं। जी। तो हमारे यहाँ ऐसा था कि बच्चे 2-3-4 दिन से यहीं पर बैठ करके और आचार्य के निगरानी में रह करके उन्होंने प्रोजेक्ट का निर्माण किया है और ये सब मेहनत उन्हीं लोगों का है। देखे सारे लोग जितने भी आए प्रोजेक्ट देखने के लिए सारे जो है स्तब्ध थे। और इसमें सारे प्रोजेक्ट के अंदर जो देखे गणितीय विश्लेषण, तो मैं भी बहुत हर्षोल्लास हुआ कि इतना गणितीय विश्लेषण शायद इससे पहले किसी भी स्कूल में किसी विद्यार्थी ने दिया होगा। तो सर अपना नाम बताएं। आनंद वैभव। और ये सर जो है सो इसी स्कूल के आचार्य जी हुए और मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गार्जियन अपने बच्चों को साइंटिस्ट नहीं बना सकते, लेकिन सर उनके बच्चे को साइंटिस्ट जरूर बना सकते हैं। तो सर के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। रामानुजन का जैसे कि पूर्व की वक्ता बच्ची ने भी बताया, उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। उनके पिता का नाम अयंगर श्रीनिवासन था और उनकी माता का नाम कोमला तामल थी। 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और जन्म के प्रारंभिक 3 वर्षों में वो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाए थे, कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे। बाकी सारे लोगों को लगता था कि ये बालक पता नहीं गूंगा है, क्या है, आगे चल के क्या बनेगा, परिवार की चिंता का विषय हो गया था। लेकिन उसके अगले 3 वर्ष अर्थात 6 वर्ष आते आते उनकी प्रतिभाएं अपना आयाम लेना शुरू कर चुका था और 11वें वर्ष आते आते तो वो गणित के क्षेत्र में इतने आगे हो चुके थे
कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे थे गणित की बात। उन्हें गणित में अभिरुचि के कारण और अच्छे विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन के कारण उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला। चूँकि वह आर्थिक रूप से विपन्न परिवार से आते थे तो उन्हें इस स्कॉलरशिप की आवश्यकता भी थी। मैट्रिक की परीक्षा में उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, जिसके कारण उन्हें वह स्कॉलरशिप मिलता रहा। और उसके बाद तदुपरांत मैट्रिक के बाद की जो उनकी पढ़ाई रही, उनके जीवन की त्रासदी कहा जाए कि जब वो 11वीं कक्षा के छात्र थे तो उनके सारे गणित को छोड़कर लगभग सभी विषय में वो फेल कर गए थे। और फेल होने का कारण यह था कि गणित में उनको इतनी सरसता महसूस होती थी कि वो गणित के इतर कुछ सोच ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि बायोलॉजी के विषय के सब्जेक्ट में कहा जाता है कि एक प्रश्न आया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा कॉपी में, जिसका आशय हिंदी में यह है, अंग्रेजी में लिखा, जिसका हिंदी में आशय यह है कि पाचन तंत्र की बातें हम पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए माफ कर दिया जाए। और जो कॉपी देखने वाले थे उन्होंने उन्हें फेल कर दिया। वास्तव में जो उस विषय में पास करने लायक ज्ञान चाहिए था वो उनके पास नहीं थी, जिस कारण से उन्हें स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया। और जब स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया तो उनके आगे जीवन चलाने की समस्या आ गई। आगे चल करके उनका विवाह भी होता है। विवाह होने के कारण उनके ऊपर और भी कंधे पर दायित्व बढ़ जाता है और बढ़े हुए दायित्व को पूरा करने के लिए वो संघर्षरत होते हैं। फिर वो नौकरी की तलाश में मद्रास जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता है, लौट के आते हैं, फिर चले जाते हैं। और कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ न कुछ तो रास्ते निकल ही आते हैं। तो रामानुजन के जीवन में भी कुछ ऐसे लोग मिले जो गणित को उतनी सरसता से नहीं तो कम से कम उनकी आधी सरसता को वो जानते थे और रामानुजन की प्रतिभा को पहचानते हुए उस समय के जो डिप्टी कलेक्टर थे वो गणित में अभिरुचि रखने वाले लोग थे, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया, उनको आगे बढ़ाया और एक ऐसी नौकरी दिलवाई जिस नौकरी को करते हुए उनकी आर्थिक जो संकट था उसको दूर किया जा सकता था और वो अपने रिसर्च पे आगे बढ़ सकते थे। ये उनके लिए संजीवनी बूटी का काम साबित हुआ। कहा जाता है कि वह रात भर स्लेट पर कुछ इक्वेशंस लिखा करते थे और उनकी केहुनी जो थी वो दाएं हाथ की वो काली हो गई थी। दाएं हाथ की केहुनी काली हो गई थी। काला होने का वजह यह था कि वो जो स्लेट पर लिखते थे तो उसको मिटाने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, डस्टर का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो उसमें समय बर्बाद होता है, इसलिए वो दाएं हाथ से लिखते और अपनी केहुनी से उसको मिटा दिया करते थे। रात भर इस एक्सरसाइज में वो होते थे, रात में फिर सो जाते थे। सो के जब उठते थे तो एक नया फॉर्मूला उनके दिमाग में आया हुआ रहता था। कहा जाता है रामानुजन का ऐसा विश्वास था, उनकी एक जो इष्ट देवी थी वो उन्हें रात में आकर सपने में वो फॉर्मूला दे जाती। ऐसा कहा जाता है कि ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो फॉर्मूले उनकी देवी सपने में दे जाती थी और सुबह में वो उन फॉर्मूलों को कॉपी पर लिखते थे। कहा जाता है कि लगभग 3500 से 3900 फॉर्मूले इक्वेशंस उन्होंने लिखे और उनके मैथमेटिक्स आज के विज्ञान के जो तरोताजा खोजें हैं उन खोजों में सहयोग कर रहा है और उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें लगता है कि रामानुजन यदि अपने एक सामान्य आयु को जी पाते तो आज भारत ही बहुत आगे नहीं होता बल्कि मानवता भी बहुत आगे होती। दुनिया भी हमारा जहां दिख रहा है वहां से 2 कदम आगे होता। लेकिन
ऐसी त्रासदियां प्रत्येक महापुरुषों के साथ पता नहीं क्यों ईश्वर करके भेजता है कि उनकी संपूर्ण प्रतिभा का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। प्रोफेसर हार्डी ने गणित के क्षेत्र में एक मानक तय किया गया कि यदि किसी गणितज्ञ के ब्रेन को मापा जाए और उसको 100 अंक दिए जाए तो रामानुजन को कितना अंक मिलना चाहिए, अन्य गणितज्ञों को कितना मिलना चाहिए। तो उस समय तक जितने भी ज्ञात गणितज्ञ थे, कोई भी गणितज्ञ 60 को पार नहीं कर पाए। यहां तक कि हार्डी स्वयं के लिए 30/100 का मानक तय किया था और स्वयं हार्डी के द्वारा रामानुजन के लिए 100/100 का आंकड़ा दिया गया। कहने का मतलब कि रामानुजन का जो आईक्यू था वह आइंस्टीन से भी आगे था। आइंस्टीन भी 60 को पार नहीं कर पाया। आइंस्टीन खुद इस चीज को रियलाइज करते थे। कब? तो 100/100 वो भी हार्डी के द्वारा दिया जाना यह सामान्य बात नहीं है। यह सिद्ध करता है कि रामानुजन इस धरा पर होने के बावजूद, भौतिक शरीर ग्रहण करने के बावजूद, क्या कहा जाए कि वो अलौकिक थे और वो अपना एक रोल लेकर के आए थे। उस रोल को उन्होंने निभाया। तो रामानुजन के संबंध में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और भी करूँ। यदि समय की बाध्यता हो तो हमें इशारा कर दिया जाए, मैं अपनी बातें को समेट लूंगा। तो जैसे एक बार की बात है कि अंतिम समय जो था वो इंग्लैंड के खराब मौसम को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। दूसरा था उनका शाकाहारी होना, यह भी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा असर पड़ा उनके ऊपर। क्योंकि एक बार वो किसी पार्टी में गए, वहाँ पर उनको पता चला कि जो हमें दिया जा रहा है उसमें कुछ जीवों के उसमें अवशेष मिले हुए हैं, तेल वगैरह कुछ ऐसा। उसके बाद से उन्होंने अपना खाना खुद ही बनाना शुरू किया। वो दूसरे के बनाए हुए खाने को खाते नहीं थे, जिसके कारण स्टोव था छोटा सा बनाने का उनका। वो तो मैथमेटिक्स के व्यक्ति जो ठीक से अपने बालों को नहीं संवारने का वक्त निकाल पाता था, वो खाने कहाँ तक बनाता। तो उनका जो खाना अधपका या जे भी रहा होगा उसको खाते खाते और इस प्रकार के माहौल में पलते ढलते उनका स्वास्थ्य दिमाग खराब हो गया, उनको टीबी हो गया। और बीमार अवस्था में एक बार हार्डी आए और वो जिस गाड़ी से आया उसका नंबर था 1729। तो चर्चा के दरमियान रामानुजन से उन्होंने कहा कि मैं जिस टैक्सी से आया उसका नंबर 1729 है, ये नंबर मुझे बड़ा नीरस सा लगता है। बिना समय गवाए रामानुजन ने कहा कि ये नंबर नीरस नहीं है, ये नंबर तो बहुत सरस है। इसको दो संख्याओं के क्यूब के योग के रूप में देखा जा सकता है। और उन्होंने उसको बताया और तब से 1729 नंबर को रामानुजन हार्डी नंबर के नाम से जाना जाने लगा। ये बातें हैं। अब थोड़ा सा चर्चा हम कर लें। चूंकि मैं गणित का छात्र नहीं हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ और रुचि हमारी साहित्य और गणित में भी थोड़ी बहुत है, तो मैं इतिहास से उसको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। गणित जब मनुष्य था तब भी था, जब मनुष्य नहीं था तब भी था। लेकिन ज्ञात गणित मानव के विकास के साथ उसका भी विकास होते गया और उस क्रम में वो जो मिस्र का पिरामिड दिखाई देता है, जो ज्यामिति का बेहतरीन उपयोग है, आज से 5000 वर्ष पहले बनाया गया। इराक और मिस्र के क्षेत्रों में गणित बहुत आगे था, ज्यामिति के क्षेत्र में, अंकगणित के क्षेत्र में। चीन की जो महान दीवार है वह गणित के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इन सब में संक्षेप में यदि हम कहें तो भारत ने विश्व गणित को जो दिया उसमें आर्यभट्ट के योगदान, जिन्होंने
गणित में आर्यभट्टीय पुस्तक लिखा जो आज तक उपयोग में आ रहा है। भारत का योगदान शून्य को लेकर बहुत रहा, जिसने गणित की दुनिया को बिल्कुल पलट दिया और बहुत उसमें समझिए कि एक पंख लगा दिया, बहुत तेजी से उड़ने लगा गणित। उसके पहले बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए या तो हमें चित्र का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर बहुत लंबे दूरी तक लिखना पड़ता था। जीरो के इस्तेमाल से, इसके पूर्व 9 ही अंक थे, जीरो के इस्तेमाल दे करके उसको 10 अंक तक पहुंचाया गया और तब से गणित का कैलकुलेशन और दशमलव आने के बाद गणित का कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं उसमें भारतीय गणित में आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त आते हैं जो बताते हैं कि 1 और 0 को जोड़ने से 1 ही होगा, 1 से 0 को घटाइए तो 1 ही होता है और 1 में 0 से गुणा कीजिए तो ही 0 होता है। और जीरो की कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया। बाद में चल के भास्कर आए तो वो बताया कि किसी भी अंक में 0 से भाग देने पर वह अनंत होता है। इस प्रकार से ये जो भारतीय गणित में कुछ लोग थे, बाद में चल के माधव का योगदान है। तो इन लोगों के योगदान ने न सिर्फ गणित को, न सिर्फ भारत को, बल्कि पूरे विश्व को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और इसी कड़ी में जब भारतीय गणित दिवस हम मना रहे हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की भी चर्चा थोड़ी सी कर लिया जाए, जो 14 मार्च को मनाया जाता है। उस दिन किन्हीं की जयंती नहीं है, 14 मार्च को किसी की जयंती नहीं है, लेकिन 14 मार्च को मनाया जाता है, जिसका भी जड़ कहीं न कहीं भारत से जुड़ा हुआ है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पाई को खोलने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? पाई का जो मान होता है वो 3.14 होता है। और 3.14 का मतलब 3 वहां जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वह महीने का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्थात मार्च का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और दशमलव के बाद का जो 1-4 है अर्थात 14, वह तारीख का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस प्रकार से 14 मार्च को एक चयन किया गया पाई दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 1984 में स्थापित यह जो सरस्वती शिशु मंदिर है, इस विद्यालय की स्थापना में जिन महान व्यक्तियों का योगदान रहा और इन 40 वर्षों में अनवरत ये विद्यालय नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। और इन 40 वर्षों में जितने महान लोग इस संस्था से जुड़े और इसको प्रस्फुटित और पल्लवित होने का मौका दिया, उन सभी को हम नमन और वंदन करते हैं। आज भी जब मैं इस विद्यालय के कैंपस में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा लगा कि यह एक इस क्षेत्र का इकलौता ऐसा विद्यालय है जो शिक्षा देता है लेकिन संस्कारों के साथ देता है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, हम महसूस करते हैं, मैं भी किसी विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, हम महसूस करते हैं कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारी नैतिकताएं, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारे बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान, हमारे मानवीय व्यवहार सब कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। हम शिक्षित हो रहे हैं, संस्कार में कंगाल होते जा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह विद्यालय बहुत धन्यवाद का पात्र है कि वह संस्कारों के साथ शिक्षा को देता है। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान की जड़ में वैदिक सभ्यताएं जैसे थी, उस प्रकार से जिसमें 14 विद्याओं का वर्णन है
और 64 कलाओं का वर्णन है। हमें लगता है कि यदि वह 14 विद्याएं नहीं और वो 64 कलाएं नहीं संपूर्ण रूप से, तो उसमें से अधिकांश क्षेत्र को यह विद्यालय छूता है और कोशिश करता है कि उन 14 विद्याओं में मैक्सिमम को हम अपने बच्चों के बीच भर सकें। उन 64 कलाओं में से अधिक कलाओं को हम अपने बच्चों में भर सकें, इसका भरसक प्रयास रहता है। प्राचार्य जी से हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं होता है। हम प्रयास यह करते हैं कि जितनी भी विधाएं हैं उन सारे विधाओं में हमारे छात्र पारंगत हों या कम से कम उनसे परिचित हों। और इसका जीता जागता उदाहरण और क्या हो सकता है? इनकी रचनात्मकता, इस विद्यालय की रचनात्मकता का परिचय और क्या हो सकता है कि विद्यालय जो शिक्षा का मंदिर है, उस विद्यालय में एक ऐसा बालक हमारे सामने बैठा हुआ है जो स्पोर्ट्स की दुनिया में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करके यहाँ आया है। तो यह इस बात का प्रमाण, जीता जागता प्रमाण है। यदि इन्हें अपने इस विद्यालयी जीवन में उन शारीरिक शिक्षा का और खेल की शिक्षा का यदि अनुभव ना दिया गया होता तो शायद वह उस सम्मान के हकदार नहीं हो पाते। तो मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए इस विद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे यहाँ पे बुलाया जाए और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करवाया जाए। मैं बहुत छोटी चीज़ हूँ और मुझे इतना बड़ा गौरव दे करके आपने जो अपनी बड़प्पन दिखाई है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर सकता हूँ। परिवार के सभी विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, विद्यालय समिति के सभी विद्वान साथी, अभिभावक महोदय और इस विद्यालय के महामहिम अरुण मंडल सर एवं प्यारे शिक्षार्थियों, मैं अबू बकर शिशु विद्या मंदिर के इस परिसर में मैं आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी हर्ष की बात है कि आज हम सब रामानुजन दिवस के मौके पे इकट्ठे हुए हैं। प्रिय साथियों, बड़ी गर्व की बात है कि गणित एक चुनौती, गणित एक डर, गणित एक चुनौती, गणित एक डर, गणित एक शौक, गणित एक आरजू। प्रिय साथियों, जिस हम राज्य में रहते हैं उस राज्य में कई ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिसके तहत ये पाया गया कि गणित में और भाषा में बच्चे यहाँ के कमजोर हो रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा FLN ट्रेनिंग की शुरुआत पिछले वर्षों से की गई है। मुझे गौरव महसूस हो रहा है और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के महामहिम को और अरविंद को कि इस मौके पर हमको बोलने का अवसर दिया गया। जिस समय बिहार की ये रिपोर्ट है कि यहाँ के बच्चे मैथमेटिक्स में कमजोर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम यहाँ देख रहे हैं कि गणित मेला का आयोजन हो रहा है। यहाँ के बच्चे गणित को जी रहे हैं, गणित को सीख रहे हैं और जैसा कि सर ने ये बात बताई, हम सब अवगत हैं कि 2008 के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप जो चीजें आई हैं, भारत का एक लाल 1918 में हार्डी और न्यूमैन को अपनी रिसर्च से, अपनी सिद्धांत से गणित को वो प्रभावित करता है और उनको जाने का वहाँ अवसर मिलता है। हम गणित जैसे एक चुनौती विषय के रूप में उसको माना जाता है, आज भी हमारे समाज में ऐसा परसेप्शन है। वहीं मैं इस विद्यालय के महामहिम और गणित के इंस्ट्रक्टर महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी बातों से नहीं बल्कि आज जो इस विद्यालय में फूल की भांति जो बच्चे खिल रहे हैं, गणित के विभिन्न पहलुओं को बनाकर वो सीख रहे हैं, निस्संदेह ये एक मार्मिक क्षण है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज गणित दिवस मना रहे हैं और गणित दिवस के रूप में गणित के विभिन्न आयामों पे हमने
हमने चर्चा किया, हमने बातें कही, हमने रामानुजन के जीवन के बारे में हमने ये देखा, हमने सुना कि किस तरह से वो उनकी मैथमेटिक्स के अलावा सारे विषयों में वो कमजोर थे। उनका मेन कारण ये था कि उनको दिलचस्पी नहीं था। समाज की इस अवधारणा को शिशु विद्या मंदिर खंडन करता है कि आपके बच्चे गणित से आसान कोई विषय नहीं होता है। अगर जो बच्चा सब में पास कर सकता है तो वो गणित में भी पास कर सकता है। इसीलिए उसी चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं ये जो मेला है, जिस तरह से हम मेला में जाते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, खुशी मनाते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक उसी तरह से आज जो ये मौका है गणित के दिवस पे हम लोग गणित के विभिन्न आयामों को देखते हैं, चर्चा करते हैं। आज बिहार में 2-3 महीने पहले बिहार के शिक्षा विभाग की टीम तमिलनाडु गई थी। वहाँ की कई चीजों का अध्ययन करने के बारे में, वहाँ के जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको देखने के लिए। और आज मुझे खुशी महसूस हो रहा है कि जो हमने लेटर के माध्यम से पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है, वो ये विद्यालय परिवार उस चीजों को अपनी विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मुझे 2 ही मिनट का वक्त मिला था, तो मैं इन बच्चों के लिए 2 पंक्ति कहता हूँ कि यहाँ कोई अनुज दिखता है, कोई अग्रज दिखता है, शिशु विद्या मंदिर के हर बच्चा आज मुझे रामानुजम दिखता है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और एक बार फिर इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। विशेषतः इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने भी भूमिका निभाई हो, मैं उनको फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ इस शेर के साथ कि जो सोचा वो मिल जाता तो अच्छा था, बाग में हर फूल खिल जाता तो अच्छा था, ना होता किसी को चांदनी से शिकायत, हर किसी को आफताब मिल जाता तो अच्छा था। गणित एक चुनौती पे मुझे दूसरा शेर याद आ रहा है कि सिकंदर विद्यालय के सभी बच्चों के नाम ये शेयर करता हूँ कि सिकंदर हालात के आगे नहीं डरता। सर तवज्जो, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं लाखों दरिया समंदर में, लेकिन कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर भी हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड में है, और इनसे भी मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है वो किस दरमियान किया गया और क्यों किया गया। आपका नाम, शुभ नाम क्या है बच्चे? रौनक राज। रौनक राज। आज का जो प्रोग्राम है वो किस चीज के उपलक्ष्य में किया गया, थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। ये रामानुजन के बर्थडे, जन्मदिन के। थोड़ा सा जोर से बोलिए, थोड़ा सा साउंड आ रहा है जी। ये रामानुजन के जन्मदिन के श्री निवास रामानुजन जी के जन्मदिन पर ये उनके जयंती पर मनाया गया। क्या थे श्री निवास रामानुजन जो थे, क्या थे वो? एक महान मैथमेटिशियन थे। महान मैथमेटिशियन थे। क्या उनके कितने पेटेंट थे, कितने क्या थे, सूत्र थे, कुछ है जानकारी आपको? जी ये सब का तो नहीं है जानकारी ये सब, लेकिन एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, माने बताया गया उनके बारे में। एक सर ने बताया कि गणित में फेल भी कर गए थे 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी प्रतिभा से जो है, अपनी मेहनत से जो है साइंटिस्ट बने। उनको सुन करके आप लोगों के अंदर कैसा जग रहा है? जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, सब आदमी का अलग अलग मेहनत है, अलग अलग नॉलेज है। इनसे इंस्पिरेशनल कहानी आपको क्या मिला, आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। माने कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जिंदगी में जय जयकार नहीं होती। तो बच्चों के लिए एक बार शानदार ताली। और सारे बच्चों के लिए हमारे तरफ से शुभकामना है। ये पढ़े, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने गांव का नाम रोशन करे, और आगे आज जैसे राहुल जी थे जो आज मुख्य अतिथि के रूप में थे, मैं कल इन लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में इसी विद्यालय में देखना चाहूंगा। तो एक बार और शानदार ताली। दोस्तों जितने भी वीडियो हैं, जितने भी अतिथि द्वारा बताया गया है यहाँ पे,
एक भी वीडियो आप स्किप करके मत देखिए प्लीज, क्योंकि इसमें ये विद्यालय का है। ये विद्यालय में जितनी भी बात बताई गई है आप इनको देखिए। तो यदि बच्चे आपके कमजोर हैं, मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, आप ये ना समझे कि हमारा बच्चा जो है पता नहीं मैट्रिक जाते जाते वो भी बच्चा आपका साइंटिस्ट बन जाएगा। मैटर ये रखता है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते कैसे हैं और बच्चे को देख रेख कैसे करते हैं। तो ये श्रीनिवास रामानुजन जी की कहानी से प्रेरणा मिलती है कि मैथमेटिक्स में उन्होंने मैट्रिक में फेल किया था, बाद में उन्होंने कितने सारे पेटेंट लिख दिए और मैथमेटिक्स के ज्ञाता बन गए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गार्जियन से कि जिस गार्जियन का भी बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है उनको प्रताड़ना न करें। वो बच्चा आगे चल करके क्या बन जाएंगे, क्या श्रीनिवास रामानुजन दूसरे श्रीनिवास रामानुजन जी के रूप में हो सकता है कि आपके घर में पैदा लिए हो। तो ये मेरा हार्दिक विनती है कि अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाई के लिए, पढ़ाने का एक तरीका होता है और वो पढ़ाने का तरीका जो है आप अपने बच्चे को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिया जाता है। तो अपने बच्चे को जरूर इस विद्यालय में नामांकन कराइए और बच्चे को जो है उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं ये आर्यभट्ट की तस्वीर देख रहे हैं। ये श्रीनिवास रामानुजन जी हैं जिनके उपलक्ष्य में आज जयंती रखा गया है और उन्हीं जयंती के उपलक्ष्य में ये इतना सारा प्रोग्राम जो है मनाया गया। और ये आप देख सकते हैं सरस्वती शिशु और ये श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जो कि एक ये भी मैथमेटिशियन के रूप में गणित विशेषज्ञ के रूप में इनको भी लोग जानते थे। तो दोस्तों आप आज का मैं ये खत्म करता हूँ, आप मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।